नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मूर और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं बातचीत के लिए जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा की राजनीति के बड़े चेहरों में से एक हैं और स्पष्टवादिता और जनता के मुद्दों के लिए हमेशा एक्शन लेने को तैयार रहते हैं। 7 बार के विधायक और वर्तमान में सरकार में कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठतम विधायक अनिल विज जी हमारे साथ हैं। जिंदगी के इतने लंबे सफर में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपनी बेबाकी को, अपनी साफ छवि को, अपनी ईमानदारी को, अपनी एक्शन लेने की ताकत को कभी पीछे उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको बरकरार रखा है। और आज भी उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ, उन्हीं विचारों, उन्हीं नैतिक जिम्मेदारियों के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। उनसे चर्चा करेंगे, उनके निजी जीवन पर भी बातचीत होगी, हरियाणा के विकास के विजन पर बात होगी और आज जो देश प्रदेश की राजनीति है तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि लंबा आपका जीवन रहा है, सार्वजनिक जीवन जिसको हम कहते हैं कि पब्लिक लाइफ रही है, तो जाहिर तौर पर आपने बहुत कुछ देखा होगा राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में। सबसे पहले मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, कितना उतार चढ़ाव आपने सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में देखा? देखिए, चीज़ें सभी आगे बढ़ती रहती हैं, समय आगे चलता रहता है, नई नई बातें आती रहती हैं, नए नए विचार आते रहते हैं, नए नए थॉट आते रहते हैं। परंतु मैं जिस पार्टी से हूँ, जिसमें मैंने इतने वर्ष लगाए हैं, वो पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली पार्टी है और हम उसी को सामने रख के काम करते हैं। अपनी संस्कृति को भी देखते हैं, वो भी फले फूले और राष्ट्र भी फले फूले, उसको सामने रख के हम काम करते हैं। रुकावटें आती रहती हैं, दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपने रास्ते पर, अपनी सोच पर डट के खड़े रहें। जिस बेबाकी से आप बोलते हैं वो बहुत दिन तक आज की राजनीति में ठहरती नहीं है। आपके अपनों को आप चुभने लगते हैं, लेकिन आपने ना वो बेबाकी छोड़ी, ना आपकी प्रभावशीलता कम हुई है। इसके पीछे का राज क्या है? सैद्धांतिक राजनीति? अब देखिए, राजनीति में कौन किस लिए आ रहा है, ये तो वही बता सकता है। कई अन्य अन्य कारणों से भी लोग राजनीति में आ जाते हैं, पर हमें बचपन से ये सिखाया गया कि राजनीति सेवा का माध्यम है, राजनीति लोक कल्याण का माध्यम है, राजनीति देश को आगे ले जाने का माध्यम है, राजनीति लोगों के पास जो नहीं है उनको वो दिलाने का माध्यम है। हमें ये सिखाया गया और बचपन से सिखाया गया। मैं तो लगभग जिस तरह 1970 से इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कॉलेज में पढ़ता था मैं, तभी मैं इस संगठन के संपर्क में आया और इस संगठन की जो विद्यार्थी शाखा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और फिर भिन्न भिन्न जो हमारे संगठन हैं उनमें भी समय समय पर काम करने का मौका मिला है, काम किया है जितना कर सकता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने बहुत किया, तुच्छ किया, पर किया है, कोशिश की है, किया है, मन से किया है और अपनी 100% ताकत लगा के किया है।
उसमें मैं कभी कटौती नहीं लगाता। मैं जो काम करता हूँ वो 100% अपनी सोच, अपनी ताकत के साथ करता हूँ। बहुत कम लोग जानते होंगे या जानते भी होंगे कि आपने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा। मतलब तेवर जो आज हम आपके देखते हैं, कभी गब्बर कभी गालिब, वो तेवर आज के नहीं है। फिर आपको पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी मुझे। सुनना चाहते हैं आपको दर्शक, अगर आप ऑन डिमांड रहते हैं आप पब्लिक में। अगर आप ये पूछ रहे हैं, जी। मैं कभी भी चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहता था। संगठन में काम करता था, उसके बाद मेरी बैंक में नौकरी लग गई। बैंक में नौकरी करता था मैं। स्टेट बैंक में 17 साल मैंने नौकरी की। 1990 में जब यहां से सुषमा स्वराज जी विधायक होती थी, वो राज्यसभा में चली गई। यहां पर बाईपोल आ गया। वो समय ग्रीन ब्रिगेड का समय था। आपने नाम सुना, इनेलो की यूथ विंग। आपने नाम सुना। जी जी। महम कांड हो के हटा था। प्रदेश का वातावरण कुछ और ही प्रकार का था। उससे पहले बीजेपी और इनेलो मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन वो राज्यसभा के आते आते वो गठबंधन से अलग हो गए थे। दोनों पार्टियों में चैलेंजबाजी हो गई थी कि हमारी मदद के बिना बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकती। ऐसे हालात में वो चुनाव आया। अब मैं नहीं जानता कि मेरे पार्टी के लोगों ने क्यों, हालांकि बहुत लोग लड़ना चाहते थे और जैसा चुनाव में होता है लॉबिंग भी हो रही थी, टिकट भी लेना चाहते थे, पर पार्टी मेरे पे दबाव डाल रही थी कि आप लड़ो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उनको मना करा कि नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नौकरी करता हूं और मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मेरी तो अभी पेंशन भी नहीं लगी, तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर पार्टी के सभी संगठनों ने जब पूरा मेरे पर दबाव डाला और एक प्रकार से आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो 1990 में मैंने रिजाइन देके पहला चुनाव लड़ा। और वो चुनाव, हालांकि चुनाव बाई इलेक्शन हमेशा सरकारें जीतती हैं, लेकिन वो चुनाव मैं जीता यहां से। फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू हो गई। फिर बीच में कोई ऐसा समय आया कि मुझे संगठन की तरफ से कहा गया कि अब पार्टी से रिजाइन करता हूं। मैंने कहा पहले नौकरी छुड़वा दी, अब पार्टी छुड़वा रहे हो, बता तो क्यों कर दूं। वो कहने लगे ये हम नहीं बता सकते, पर आप पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हो, इसलिए आप रिजाइन करता हूं। मैंने रिजाइन कर दिया। ये बात होगी 94-95 की बात होगी। रिजाइन करके मैंने छोटी मोटी अपनी दुकान भी खोल ली। मैं उसमें काम करने लग गया। '96 में चुनाव आ गया।
96 में। तो मैं तो अपनी दुकान पे बैठा काम कर रहा था। शहर के बहुत सारे कार्यकर्ता और लोग वहां पर आ गए कि जी चुनाव लड़ना है। मैंने कहा भाई मैं तो पार्टी से निकाल दिया हुआ हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। कहते नहीं जी आज़ाद लड़ना। मैंने कहा जी मैं अब पार्टी के खिलाफ आज़ाद चुनाव क्यों लड़ूं? वो कहने लगा पार्टी में है ही नहीं, इसको बगावत थोड़ा कह सकते हैं। बगावत तो तब कहते हैं कि ये आपने टिकट मांगी आपको नहीं दी और आप लड़ लिए, वो बगावत है। आप तो अब इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, हमारे लोगों की तरह हैं, तो आपको चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। फिर मैंने कहा भी कोई बड़ी बैठक बुला के फैसला कर लो। फिर यहाँ पे एक हरगुलाल धर्मशाला है, उसमें नेक्स्ट चाहिए बड़ी मीटिंग होगी, उसमें बहुत सारे लोग आ गए। बीजेपी तब तक किसी और को टिकट दे चुकी हुई थी और सारों ने वहीं पर कहा कि भाई साहब ये तो अम्बाला की जनता का फैसला है, आपको मानना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। मैंने बल्कि वहाँ ये भी कहा, मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे भी नहीं, नौकरी भी छूट गई, कैसे लड़ूंगा। परंतु वहीं पर कुछ लोगों ने, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 5000 अनाउंस कर दिए, तो लड़ लिए चुनाव, जीत गए। 2000 में फिर आया, फिर लड़ लिए, फिर जीत लिए। 2005 में फिर चुनाव आया, फिर लड़ लिए, लेकिन तब मैं 562 वोटों से हारा, केवल 562 वोटों से। मेरा कोई राजनीतिक घराना नहीं है, मेरे पिताजी रेल के छोटे से कर्मचारी, मैं बैंक का कर्मचारी, और कोई हमारे पास जिन चीज़ों से आज अक्सर स्थानों पर देश की राजनीति होती है, जातिवाद पर, वो मेरे पास नहीं। पैसे पर, बाहुबली पर मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ लोग हैं मेरे पास, लोगों ने 3 चुनाव जिताए, लेकिन एक घटना हुई इस सारे के दौरान कि पार्टी ने मेरे से संबंध नहीं तोड़ा और मुझे वृक्षस्तंभ पार्टी के नेता भी आकर कहते रहे कि अब पार्टी में वापस आ जाओ। परंतु मैंने कहा भी पहले मुझे बताया जाए, मुझे निकालना किस लिए। अगर कोई मेरे में दोष है और वो आज भी है तो फिर क्यों लेते हो? मैं अपने चाहता तो मैं किसी और पार्टी में भी जा सकता था। मुझे बंसीलाल जी ने भी बहुत सम्मान दिया, मंत्री भी बनाते थे। मुझे ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी बहुत सम्मान दिया, वो भी मुझे मंत्री बनाते थे। पर मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा, मैं कभी बनूंगा तो अपनी पार्टी में बनूंगा, किसी और पार्टी का नहीं बनता। ना मैं किसी पार्टी में गया, बतौर आज़ाद विधायक काम करता था और सरकारों से अपने शहर के काम भी करवाता था, क्योंकि मेरी इज्जत बहुत करते थे। तो वो चुनाव में 562 वोटों से हारा। मुझे रिटर्निंग अफसर ने कहा जी रिकाउंट बनता, आप रिकाउंट करवाओ, पर मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा यार मैं 24 घंटे काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, अपना सुख दुख छोड़ के काम करता हूँ,
अपने घर का सब कुछ छोड़ के काम करता हूँ, फिर भी मुझे बराबर ला के खड़ा कर दिया। मैंने कहा इसकी जिंदाबाद, जो जीत गया जीत गया। हम काउंटिंग हॉल छोड़ के वापस आ गए। पर 2009 में फिर चुनाव आ गया। फिर पार्टी ने वही, मेरे पास सभी नेता आते थे जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर मेरे पास सभी आते थे। यानी पार्टी को आपने अपने आप से अलग नहीं किया, पार्टी ने भी आपको अलग नहीं होना। हाँ, नहीं माना, दोनों तरफ से था। नहीं माना, ये बात ठीक है बिल्कुल। तो अब 2009 का भी हमने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। मेरा चुनाव कार्यालय भी खुल गया, मेरे बैनर पोस्टर भी लग गए। लेकिन केंद्र के कुछ नेता लगातार मेरे से संपर्क में थे, और फिर उन्होंने मुझे 2009 में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। मैंने पूछा भी क्यों किया? कहते अपने अधिकार से किया। कारण नहीं बताया उस वक्त भी आपको कि क्यों पहले पार्टी से बाहर निकाला, रिजाइन मांगा मेरे से? नहीं, वो बात आई भी, पर वो बात हुई नहीं उस वक्त। उन्होंने कैंडिडेट बना दिया। 2009 में मैं जीत गया, 14 में जीत गया, 19 में जीत गया, 25 में जीत गया। 7 चुनाव मेरे जैसे साधारण आदमी को, जिसके पास कोई साधन नहीं है, अंबाला छावनी की जनता ने मुझे जिताई, यहाँ की जनता ने। तो ऐसे ये चलती रही। लेकिन विज साहब, आज भी आपको लगता है आज की राजनीति में इतना आसान है कि सिर्फ जनता के काम करते हो, जनता के बीच रहो, पैसा ना हो, बाहुबली आप ना हो, संपर्क आपके ना हो, तो चुनाव जीते जा सकते हैं आज? या बदल गया सब? आपके सामने उदाहरण बैठा है। आप तो सेल्फ मेड वहां से चले ना। आज आप खुद देख लो, पता करके सब कुछ, जो कुछ मैंने कहा। बनाती है जनता, बनाती है। पर जनता आप चुनाव वाले दिन क्या कह रहे हो उसको नहीं सुनती। चुनाव वाले महीने में आप क्या क्या करते हो नहीं सुनती। जनता 5 साल देखती है। और विज साहब फिर वो जनता के बीच में बैठे, फिर वो अपनी फैसले की मोहर लगाते हैं। 5 साल ये ठीक है। कुछ लोग पैसे के बल पे भी जीत जाते हैं, और चीजों से भी जीत जाते हैं। पर अभी तक तो मैं हरियाणा में सबसे बार जीता हुआ विधायक हूँ। मेरे से ज्यादा बार जीता हुआ कोई नहीं है। वरिष्ठतम विधायक सबसे ज्यादा बार जीते हुए। हाँ जी। लेकिन इस बार आपको चुनाव में नाराजगी भी रही। वो क्या नाराजगी थी? आपने खुले तौर पर कहा कि आपकी पार्टी के लोग भी थे, अधिकारियों पर भी आपने आरोप लगाया। आपने यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं डल्लेवाल की तरह अनशन पर बैठ जाऊँगा, मैं अपनी आत्मा से काम करता हूँ, आत्मा की आवाज़ सुन के बात करता हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब देखिए, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होता। वैसे इतने लंबे जीवन में मेरा पहली बार हुआ। कुछ लोग नहीं चाहते थे मैं जीतूं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को हमारे से तोड़ा भी, और भी जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया भी। लेकिन मेरा नाम अनिल विज है। मैंने सारे कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और मैंने खड़े होकर कहा कि कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनको हो सकता है बहुत कुछ मिल भी रहा हो, लेकिन जिसने जाना चाहो, मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगा।
चुनाव के लास्ट एंड पर जिस वक्त कैंडिडेट जाके कार्यकर्ताओं के पैरों को हाथ लगाते हैं, पगड़ी तक रख देते हैं पैरों में कि एक वोट। मैंने कहा जिसने जाना चाहो मेरे साथ 10 आदमी भी रह जाएंगे, मैं चुनाव जीत के दिखाऊंगा, चुनाव जीत के दिखाऊंगा। तो उस दिन के बाद वो कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने करी शरारत, अब क्यों करी, किसने करवाई, अब मैं तो इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी सारी मेहनत बेकार चलेगी। मैं फिर जीत गया, जो कुछ उन्होंने करना था किया, पर मैं फिर चुनाव जीत गया। इसलिए मैं तो वैसे का वैसे ही, जैसे पहले था वैसे का वैसे ही, जैसे पहले काम करता था वैसे अब काम करता हूँ और कर रहा हूँ। वो लोग आज भी पार्टी में ही हैं? मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं। आपने अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया था, क्या वो भी उसी चीज़ का हिस्सा था या वो अलग कोई मैटर था, या आपको ऐसा लगा, भ्रम हुआ कि सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है? नहीं, वो चुनाव में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है वो। जी जी। पर क्योंकि हो गई थी तो वो फिर चर्चा में भी आ गई सारे बात कि मेरा किसी गांव में कार्यक्रम था और जब आप कार्यक्रम करते हो तो चुनाव आयोग से परमिशन लेके करते हो कि भी मैंने वहाँ कार्यक्रम करना। तो जब चुनाव आयोग को पता है तो प्रशासन को भी पता है, लेकिन वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस थी और वहाँ पर जैसा प्रशासन को सुरक्षा का इंतज़ाम करना चाहिए था प्रशासन ने नहीं किया था, बस ये बात थी, बाकी कुछ नहीं। हम गए, हम अपना बोल के आ गए, वहाँ पे भाषण दे के आ गए। वैसे आप बहुत प्यार दिया, जैसे आपने खुद ही बताया कि जनता ने तो भरपूर प्यार दिया। आप चाहे निर्दलीय रहे, पार्टी के साथ रहे या प्रपंच रचे गए, तब भी आपको जनता ने सर माथे रखा और जीतते गए आप लगातार। कोई ऐसी चीज़ जो आप अंबाला कैंट के लोगों के लिए इस प्यार के बदले करना चाहते हो, जनप्रतिनिधि होने के नाते करना चाहते हो और ना कर पाए हों? और मुझे ये भी बता दीजिए कि आपका बेस्ट काम क्या अभी तक आप लगता है कि मैंने ये बेस्ट अपनी जनता को करके दे दिया? मेरा जन्म इस शहर में हुआ, मैंने हवा इस शहर की खाई, मैंने पानी शहर का पिया, मैं पढ़ा इस शहर में हूँ, नौकरी मैंने शहर में की है। इस शहर का मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो मुझे हर वक्त ये ध्यान रहता है कि मुझको वो कर्जा उतारना हर हालत में, और मैंने किया। मैं कोई अब चुनाव अभियान नहीं है कि मैं गिन के बताऊं कि मैंने क्या किया, लेकिन क्योंकि आप प्रश्न पूछ रही हैं तो आपको बताना भी जरूरी है। इस शहर में आज़ादी के बाद कभी किसी सरकार ने कोई काम नहीं करवाया, मैंने करवा के दिए। यहाँ पर पीने के पानी के लिए नलकों पे झगड़े होते थे, मैंने नहरी पानी ला के दिया। मैंने सरकारी कॉलेज बनवा के दिया, मैंने अनाज मंडी बनवा के दी। यहाँ पर ये सब डिवीज़न नहीं था, मैंने सब डिवीज़न बना के दिया, सब डिवीज़न दफ्तर बना के दिया। मैंने इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स बना के दिए। जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया, फुटबॉल स्टेडियम बना के दिया, बैडमिंटन हॉल बना के दिया, स्विमिंग पूल बना के दिया। हॉस्पिटल भूल गए, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, हमारे शहर का जो अस्पताल था वो अंग्रेजों के टाइम का था। उस वक्त पॉपुलेशन 30-40 हज़ार होगी, आज 3-4 लाख है, पर कभी उसमें इजाफा नहीं हुआ। मैंने सबसे बेहतरीन अस्पताल बना के दिया। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था, मैंने अधिकारियों को बुलाकर पूछा, मैंने कितनी ओपीडी है,
ऐसे में सामने सांस लेकर कहा सर 300 आ जाती है। आज आप जाके पूछो कितनी ओपीडी है, 3,500। मुझे याद है एक्सरे मशीन को लेकर आपने जो झाड़ लगाई थी। कुछ तो किया, तभी 3,500 है। कैंसर अस्पताल बना के दिया। हमारे सारे बैंक बाजारों में यह सारा रास्ता जाम होता है, बैंक स्क्वायर बना के दिया। मैंने अम्बाला साहा रोड 4 लेन करवा के दी। और जल भराव की भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कैंट। जल भराव के लिए मैंने, हमारी बरसाती नदी है उसके किनारे 8 किलोमीटर लंबा बांध बना के दिया, उसमें सड़क बना के दी, सारे नाले कंक्रीट के करवा के दिए, बाजारों में स्ट्रॉन्ग वाटर पाइप डलवा के दिए। मैंने यहाँ पर एयरपोर्ट बनवा के दिया। साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर भी मैंने बनवा के दिया। एयरपोर्ट में विस्तार होगा, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही थी कि, और वैसे भी अगर हम देखें कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अगर यहाँ पर एक एयरपोर्ट बने तो दिल्ली का भी ट्रैफिक, थोड़ा सा वहाँ का ये ट्रैफिक कम होगा, बोझ कम होगा। नहीं, ये बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है अम्बाला छावनी। अब जो चंडीगढ़ का है वो ब्रांच लाइन पे है, ये जंक्शन है, यहाँ पर चारों तरफ से सड़कें आती है। यूपी से भी आ रही है, दिल्ली से भी आ रही है, हिसार से भी आ रही है, पंजाब से भी आ रही है, हिमाचल से भी आ रही है। तो उस हिसाब से ये बहुत जरूरी है, और वो बनना था भी बहुत कठिन, क्योंकि वो उड़ान 3 स्कीम के तहत बनाया गया था, और वो जहाँ पर एग्जिस्टिंग स्ट्रिप है उसके साथ ही बनाना था। परंतु यहाँ पर उसके साथ जो लैंड थी वो सारी आर्मी की थी, और आर्मी की लैंड लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी की कृपा से हमें वो ज़मीन मिल गई, और अब वो तैयार है, कभी भी उसका उद्घाटन होना, कभी भी तैयार है। शहीदी स्मारक बना रहे हैं आप यहाँ पर, उसके बारे में ज़रा बताइए कि ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरह से आपका वो है। देखिए, जो शहीदी स्मारक है उसके लिए मैंने 30-40 साल संघर्ष किया, क्योंकि हमेशा हमने भी किताबों में वही पढ़ा था कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी भी है, कोई हम उसको मैं जुटलाता नहीं, लड़ी। लेकिन कांग्रेस का जन्म हुआ था सन 1885 में। एक अंग्रेज था A.O. ह्यूम, जिसने कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले 1857 में भी सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया। बेशक हम उस वक्त कामयाब नहीं हुए, पर युद्ध लड़ा गया, और वो सशस्त्र युद्ध लड़ा गया। हजारों लाखों लोग उसमें मारे गए, लेकिन उनके लिए कभी किसी ने आंसू नहीं बहाया, कभी उनको कोई याद नहीं करता, कभी किसी ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। तो ये एक ऐतिहासिक भूल हुई है, जिसको मैं सुधारने की कोशिश की है। हमने यहाँ पर 22 एकड़ में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से शहीदी स्मारक बना कर दिया, और 1857 में जहां जहां पर जो जो हुआ था उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कहीं पर किसी ढंग से दिखा रहे हैं, कहीं पर किसी ढंग से दिखा रहे हैं, इसमें दिखाने की कोशिश की है। इसमें 22 गैलरियां हैं, और जब हमने और अध्ययन किया तो ऐसे दस्तावेज भी सामने आ गए कि उस लड़ाई की रचना अम्बाला कैंट से शुरू हुई थी। अच्छा, जो 1857 की क्रांति थी, जो जिसको हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, वो अम्बाला से शुरू हुई थी। मेरठ से 9 घंटे पहले यहाँ शुरू हो गई थी। यहाँ 61 नेटिव इन्फेंट्री हथियार लेके बैरकों से बाहर आ गई थी। 10 वो जीवन चित्रण होगा एक तरह से उसमें। 10 मई को जी, 10 मई। और वैसे तो जब हमने फर्दर स्टडी करी तो 10 मई से भी पहले मार्च के महीने में
यहाँ पर जो उस वक्त के क्रांतिकारी थे और जो अंग्रेज अफसर उनकी इस गेम को समझ गए थे और उनको दबाना चाहते थे, उन्होंने जा जाकर उनकी कोठियों को आग लगानी शुरू कर दी थी। वो कोठियां आज भी हैं यहाँ पर, उसकी गजट नोटिफिकेशन हुई है, आप नोटिफिकेशन निकाल के देख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, फिर हिंदुस्तान में, हरियाणा में, कहाँ पर हुआ, पंजाब में कहाँ हुआ, दिल्ली में बहादुर शाह जफर के कश्मीरी गेट पे जाके क्या हुआ, झांसी की रानी क्या हुआ, तात्या टोपे क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, जहाँ जहाँ पर भी सारे देश में उस 1857 में अंग्रेजों के जुल्म और हिंदुस्तानियों की हद टकराई, हमने उसको जीवंत करके इसमें दिखाया। इसका उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री जी से हमने प्रार्थना की है और हमें उम्मीद है कि जल्दी समय मिलेगा और इसका उद्घाटन होगा। अब आप ये सारे हिंदुस्तान में अकेला ऐसा स्मारक होगा और इसको मैंने नाम दिया है आज़ादी की पहली लड़ाई, ताकि पता लगे कि भाई उससे भी पहले कोई लड़ी गई थी। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857। इससे आने वाली पीढ़ी ये भी समझ पाएगी कि क्यों इतिहास पढ़ना जरूरी है, हमारे रूट्स क्यों जरूरी है, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास। नहीं, पीढ़ी को तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, दिखाया ही नहीं गया तो फिर जानेगी है ही नहीं। जी जी। अब जब हमने बना दिया तो लाके दिखाएंगे सब कुछ, बच्चों को लाके दिखाएंगे, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, आम जनता को, और दुनिया भाग भाग के देखने आएगी। सारे हिंदुस्तान में एक भी नहीं है ऐसा। और उसके लिए बकायदा, क्योंकि मेरा तो जो पढ़ा हुआ था ही, लेकिन हमने हिंदुस्तान के टॉप हिस्टोरियंस की कमेटी बनाई उसके लिए, ताकि एवरीथिंग शुड बी वेरीफाइड। तो तैयार है। उसमें हमने आउटडोर स्टेडियम भी बनाया, रोज शाम को वहाँ पर लाइट, साउंड एंड लेजर शो भी दिखाया करेंगे। 2500 सीट का बनाया, वो जीटी रोड के ऊपर है और हर आदमी को अट्रैक्ट करता, वो आते जाते लोग उसको आज भी बाहर से देखते हैं। साहब अभी मैं और भी बहुत काम है जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर शहर का सबसे गंदा स्थान था, कुछ दिन को भी वहाँ से नहीं निकलता था, मैंने सुभाष पार्क बना के, आज शाम को 8-10 हज़ार लोग वहाँ सैर करने आते हैं, बाहर से बसें आती हैं, लोग शूटिंग करने आते हैं। वहाँ कोई खड़ा नहीं होता था दिन में भी, आज वहाँ पर लोगों की एंगेजमेंट होती हैं, लोग लड़के लड़की को दिखाने आते हैं, भाई यहाँ बैठ के देखेंगे। बहुत काम है। राजनीति का नाम यही है, बदलाव, विकास। तभी मैंने जब इंट्रो दिया तो हरियाणा के विकास के विजन का जिक्र किया था, और आप जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं वो उस विजन को समझ सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत से देखा। आज तो चलो हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब सपना देखता है कोई कि अगर हम कभी सत्ता में आए तो हम ये करेंगे, तो आप उन नेताओं में शुमार हैं। अब मैं आपके बयानों को लेकर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। अनिल विज साहब बयान दे और सुर्खियां ना बने, ऐसा कम ही हो पाता है, और बयान ना भी दे, अगर पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पर तो वो भी सुर्खियां बनती हैं। इसके पीछे का क्या राज है सर? इसके पीछे एक ही राज है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ। लोग यहाँ से बोलते हैं, मैं यहाँ से बोलता हूँ, जो कहना होता है स्पष्ट कहता हूँ, लोग हेर फेर करके कहते हैं, ये अंतर है बस। कभी परेशानी भी हो जाती है, कभी कई बार हो जाती है आपको परेशानी जब अपनों के खिलाफ बोल देते हैं? होती है। देखो ऐसा है, ऐसा तो जिंदगी में हो नहीं ना सकता कि सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल। अगर कोई शेर अगर आपको याद आ रहा हो इस सिचुएशन पर तो आप वो भी सुना सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि गब्बर और गालिब दोनों हैं आपके अंदर, वो दोनों रूप हम गाहे बगाए देखते हैं।
अचानक से हमारे सामने वीडियो आती है कि फटकार लगाई जा रही है बड़े बड़े अधिकारियों को, फिर अगले दिन हमें एक ऐसी वीडियो आती है जहां आप गाना गुनगुना रहे हैं, तो दोनों ही रूप देखते हैं हम आपके। मैं ना सम रहता हूँ हर हाल में। लोगों को लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर वो गुस्सा नहीं आ रहा होता, मैं अपने फर्ज का निर्वहन कर रहा होता हूँ और अगले मिनट में वैसे का वैसा होता हूँ। मैं सम रहता हूँ, मैंने जिंदगी में सम रहना सीखा। आपको गांधी परिवार से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, या आपको अच्छा लगता है कि क्या रीज़न है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आजकल राहुल गांधी लंबे वक्त से आपके निशाने पर रहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरे से जो पूछा जाता है मैं उसी बात का जवाब देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरे से उरी के सवाल क्यों पूछते हो, ज़रा मुझको नहीं मालूम, पर मेरे से कोई भी पूछो। कैसे नेता राहुल गांधी? चलो मैं पूछ लेता हूँ। कोई भी पूछो जवाब, मैं तो हर प्रश्न का उत्तर देता हूँ, मैं तो कभी भागा नहीं। तभी मैं कैसे कैसे नेता है राहुल गांधी? कुछ लोग कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन। सारी पार्टी तो उसने खत्म कर दी अपनी। 90-95 चुनाव हार चुका है, पर अब जो इनकी हालत देखी है, आज 22 प्रदेशों में हमें 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा 22 प्रदेशों में। और आने वाले भी जो चुनाव हैं, अब पंजाब का खास तौर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं पंजाब की सीमा पे बैठा हूं। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कारण है उसका, मैं अकारण नहीं कहता हूं, क्योंकि इस देश की जनता ने एक चीज जान ली कि काम करने वाली पार्टी केवल एक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, और उसके नेता है नरेंद्र मोदी। लोग अलग अलग देशों प्रदेशों के हो सकते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, उनकी संस्कृतियां भी थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है, लेकिन सोचने का तरीका एक है, एक है तरीका सबका। और सारा देश, हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, बिहार जीते, बॉम्बे जीते, बंगाल जीते, असम जीते, आगे भी जीतेंगे, क्योंकि देश की जनता का आत्मा एक है। लेकिन वो सोचने का आपके तरीका सियासी विरोधी पंजाब में कहते हैं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करें, ईडी सीबीआई का नाम देके पार्टी का नाम रख दिया बीजेपी का। हारने वाला रोता तो है ही है, और आजकल विपक्षी पार्टियों को तो शायद कहीं पे ढूंढूंगा मैं भी, शायद कहीं ना कहीं कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इन्होंने खोल दिया कि जब हार जाओ तो क्या नाम लेके रोना है, तो वो इनको वहाँ सिखाया जाता है। तो जब हारते हैं तो वो फिर कोई ईवीएम कहता है, कोई ईडी कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे ईडी है या आईबी है या सीबीआई है, किस लिए है? और क्या सजा वो देती है? सजा कोर्ट देती है। क्या कोर्ट में आपको अपना पक्ष नहीं रख रहे आप? वो कहते हैं जब चुनाव आते तभी एक्टिव करते हैं इनको। अगर आप कहते हो, इसका मतलब आप सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को ये कुचलना चाहते हैं। क्योंकि इनका अगर आप पिछला राज देखो, अगर हम बात करेंगे बहुत दूर और बहुत लंबी चली जाएगी, इन्होंने हमेशा तानाशाही से राज किया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, हमने देखे अखबारों के दफ्तर टूटते हुए इमरजेंसी में, हमने आधे आधे अखबार छपते हुए देखे इमरजेंसी में। इनके दिमाग में, खून में, डीएनए में तानाशाही है। प्रजातंत्र इनके खून में है ही नहीं। इसलिए ये जितनी प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, कभी चुनाव आयोग, कभी ईडी, कभी सीबीआई, और कुछ नहीं मिलता तो फिर ईवीएम। अब ईवीएम को तो छोड़ दिया पीछे, अब ईडी सीबीआई पे फोकस है ज़्यादा, वो छोड़ दिया ईवीएम वाला। अब नई नई चीज़ें आती हैं सामने। कुछ और अब प्रदेश की राजनीति पे आती हूँ विद साहब मैं।
एक तो बहुत, आज हम प्रधानमंत्री का जब संबोधन सुने थे कुछ दिन पहले कि कैसे आपने, जब पूरे देश पे, पूरी दुनिया पे आर्थिक संकट है, तेल का संकट है, ऊर्जा का संकट है, कि आप किस तरीके से किफ़ायती जीवन जिएं और कैसे देश की इस आर्थिक संकट के बीच में मदद करें। लेकिन आपकी एक बात लोगों को मालूम है नहीं है पता नहीं, लेकिन आपने चंडीगढ़ में, राजधानी में, एक कोठी नहीं ली। कैबिनेट का रैंक आपके पास है, वरिष्ठतम आप विधायक हैं, नेता हैं पार्टी के, तो वो एक वैसा जीवन, वो एक, मुझे लगता है वो सैद्धांतिक वो चीज़ें हैं। एक दिन हमने देखा कि सारे मंत्री, मुख्यमंत्री साइकिल पर सवार हो गए, अगले दिन फिर काफिला निकल पड़ा। ये दोहरा चरित्र हम बहुत बार राजनीति में देखते हैं। इसको लेकर जनता से भी सवाल उठते हैं कि आप करना चाहते हैं तो सही तरीके से कीजिए, दिखावे के लिए नहीं, फोटो सेशन नहीं होना चाहिए। एक अनिल विज साहब है, कोठी नहीं लेते, अपने उसी मकान में सालों से रह रहे हैं। ऐसी राजनीति क्यों पीछे छूट गई है? मुझे शान शौकत का शौक नहीं है। यहाँ से 60 किलोमीटर है चंडीगढ़। लेकिन रुतबा मानते हैं लोग कोठी लेके, आप तो जानते ही हैं। मैं रुतबा नहीं मानता ना इसको। इन चीजों से रुतबे नहीं होते। अरबोपति हैं, सारे साधन हैं, और उनका रुतबा क्या है सबको पता होता है। मैं नहीं मानता इसको। मैं तो 7 बार रहा, मैंने एक बार भी फ्लैट नहीं लिया। अब तो सरकार ने गाड़ी दे रखी है। पहले मैं बस में जाता था, सेशन अटेंड करते थे, शाम को घर वापस आ जाते थे। मीटिंग अटेंड करते थे, बस से वापस आ जाते थे। अरे क्या, ये 60 किलोमीटर ही तो है। इसीलिए अगर मैं चाहता तो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ी कोठी मेरी थी। मैं 7 बार का हूं। मेरे से ज़्यादा सीनियर कोई भी नहीं है पार्टी में, पर मैंने चाहा ही नहीं। हम तो अपने घर से जाते हैं, यहाँ पर अम्बाला की जनता को अटेंड करते हैं, चंडीगढ़ जाके चंडीगढ़ का काम करते हैं, और दोनों काम चल रहे हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब जीवन ऐसे होता है, दिखावे का जीवन तो नहीं। जीवन जिस तरीके, जिस सिद्धांत पे जीना चाहिए उस पे जी के दिखाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए। और वही मुश्किल हमने देखी कि एक दिन तो हमने देखा सब सवार थे साइकिल पर, अगले दिन तो फिर वही घोड़े गाड़ी आ गए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही मैंने कहा, दोहरा रवैया दिखता है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी काम किया, आपने नायब सिंह सैनी जी के साथ भी काम किया। दोनों के साथ कहाँ ज़्यादा आपको ठीक लगा, या फिर पटरी कुछ ज़्यादा मैच नहीं हुई? नहीं, दोनों ठीक है। मनोहर लाल जी के साथ भी मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, बहुत पुराने। वो आरएसएस की वजह से? क्योंकि आरएसएस की वजह से बहुत पुराने संबंध हैं। उनके साथ भी काम करके बहुत आनंद आया। और नायब सिंह सैनी तो जैसे मेरा छोटा भाई है, तो मेरे ज़िले का ही है, तो उनके साथ भी काम करके आनंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में नाराजगी आती रही, या आप सब गिले शिकवे? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं? देखो, ऐसा पता क्या होता है, नाराजगियाँ होती नहीं है। कुछ लोग अपने फायदे उठाने के लिए बना देते हैं। हमारी किस बात की नाराजगी है? सबने अपना अपना काम करना है, मैं अपना काम करता हूँ, बाकी मंत्रियों ने अपना काम करना। कोई नाराजगी नहीं है। मिल बैठ के बैठते भी हैं, बातें भी करते हैं, कोई नाराजगी नहीं है किसी प्रकार की भी। पहले 2014 और उसके बाद हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव थे तब भी एक बड़ा बदलाव हुआ। दोनों ही वक्त हम लोगों को लग रहा था, मतलब मीडिया में रहते हुए हम लोगों को लग रहा था कि अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पर कोई बैठेंगे तो आप बैठेंगे। आपको भी ऐसा ही एहसास था? बहुत बार आपसे सवाल पूछा भी गया होगा। मैं और पूछ लेती हूँ। इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी भी कुछ बनने के बारे में कभी सोचा नहीं। कभी भी मेरे ज़हन में बात भी नहीं आती। जब चुनाव होते हैं, जीतने वाले सारे एमएलए दिल्ली में होते हैं, मैं अम्बाला कैंट में होता हूँ। 7 बार ऐसे तो कोई विधायक नहीं बनता ना। अम्बाला कैंट में होता हूँ, क्योंकि बाकियों ने बनना होता। मैंने ना बनना, ना मैंने कभी कुछ मांगा, ना मैं किसी से कभी कुछ मांगू।
हमें तो जहाँ ड्यूटी लगा देते हैं, खड़े हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं। एक कष्ट निवारण समिति की बैठकें होती हैं, जन समस्या सुनी जाए, वो भी आपने बंद कर दी थी? नहीं, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी उस रीजन से? हाँ। अच्छा। तो कभी कभी मैं सिरसा इतनी अटेंड करके आया, कैथल इतनी अटेंड करके आया, मेरे गले रहने का कोई ऐसा जिला ही नहीं होगा जिसमें मैंने न अटेंड की हो। अब मेरे को बदल के यमुनानगर लगा दिया। पिछले महीने मैं यमुनानगर अटेंड करके आया हूँ, अब फिर जाऊँगा, लास्ट शुक्रवार को जाता हूँ, अब फिर जाऊँगा। एक अभी रोहतक में अर्जुन चौटाला ने एसपी के साथ कुछ ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया जिस पर विवाद हुआ, तो हमने इस पर भी चर्चा की। तो मैं आगे से मेरे से पूछा गया कि आप तब चर्चा क्यों नहीं करते जब कैबिनेट मंत्री अनिल विज किसी महिला अधिकारी के साथ ऐसे बहस करते हैं? मैं तो करता नहीं। उपासना जी का नाम लेते हैं, कोई सिरसा वाला कोई केस ऐसी बात उठाते नहीं हुई। काम करने के लिए कहना मेरी ड्यूटी है, मैं मंत्री हूँ। अफसरशाही हावी है। जनता ये जो ग्रीवेंस कमेटी बनी हुई है ना, सब जगह से धक्के खा के वहाँ पहुँचती है। पहले पटवारी के पास जाती है, फिर तहसीलदार के पास जाती है, फिर एसडीएम के पास जाती है, फिर डीसी के पास जाती है। जब नहीं सुनवाई होती फिर वहाँ आते हैं। उनकी बातें ना सुने, उनको इंसाफ ना दें, कहाँ जाएंगे लोग? सुनना पड़ता है तो कहना भी पड़ता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। अफसरशाही हावी है, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है। मुझे तो कभी लगा नहीं और मैं ऑन कैमरा आपके सामने कह रहा हूं कि मुझे तो कोई भी हरियाणा का अधिकारी मना करता नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं सारे, और मैं भी करता हूं। अब काम करने के लिए कहना, कोई पत्र लिखना, ये वो, दैट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। और कुछ लोग बना देते हैं बातें, बनाते रहे, हम तो परवाह करते नहीं किसी की, हम तो अपने रास्ते चलते रहते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, आप चाहे सरकार जो भी कहे, इसमें क्राइम बहुत बढ़ गया है। आपके पास होम मिनिस्ट्री थी, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पनप रहा है सर हरियाणा में, पंजाब की तर्ज पे बिल्कुल वैसे ही, इसका क्या हल है? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी कर भी रहे हैं और काफ़ी सख्ती कर रखी है, और अभी एक वो फोर्स भी एटीएस भी बनाई है, तो कर रहे हैं सारा। लेकिन आप मानते ना क्राइम तो बढ़ा है पिछले सालों में? क्राइम है, क्राइम की भी परिभाषाएं होती हैं। एक तो है कि तभी मैंने कहा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक है गली मोहल्ले में लड़ पड़े, दोनों बातों में अंतर होता है। चलिए, अब जाते जाते आप दर्शकों के लिए कुछ या तो गुनगुना दीजिए या कुछ सुना दीजिए शेर व शायरी। नहीं, वो बस का नहीं अब, या मूड नहीं है? नहीं, मूड नहीं है, मेरे को आता नहीं कुछ भी। बहुत आता है सर, इतना तो वायरल होते हैं आप। नहीं आता नहीं कुछ भी, आप बना दो, मैं सुना दूंगा, बता दो, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई गाना फिर आप ही बता दीजिए सर का कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, कोई सिंगर? कोई मेरा फेवरेट नहीं है। लता जी का कोई सुना दीजिए कोई भी। नहीं, अब कोई मुझे कोई ऐसा ना कोई याद दिला दें कोई शब्द दो, मैं 2 शब्द बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे, गर तू हिम्मत ना हारे, तो होंगे वारे न्यारे, गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे गुनगुनाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख के स्वस्थ रहेंगे तो इस जनता के लिए जिन्होंने आपको 7 बार विधानसभा चुनकर भेजा, उनके लिए और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला, बहुत अच्छी बातें की, और जैसा कि आपने कहा कि मैं यहाँ से नहीं यहाँ से बात करता हूँ, और मुझे सच में लगा कि आपने आज यहीं से ही बात की है। एक राजनेता के तौर पर नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।